नाउ व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? देखिए, जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जब रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो दो रिएक्शन होती है। कौन से दो रिएक्शन? एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी ए आपका रिएक्टेंट है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट है ये बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यानी एक रिएक्शन आपका ये है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरे रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो बी है ये वापस ए में कन्वर्ट होगा। ये कौन सा रिएक्शन होगा? बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो अगर हमारे पास कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन एट वंस होते हैं। वन इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अदर इज द बैकवर्ड रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब एक चीज हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट है, फॉरवर्ड की प्रोडक्ट है, बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट है, बैकवर्ड की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यानी रेट जो है वो दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा? इनिशियली कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? ए की ज्यादा होगी। किससे? कंसंट्रेशन ऑफ बी से। तो शुरुआत में अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन क्या होना चाहिए? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन? तो इनिशियली जो है, इनिशियली जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या होगा? फास्ट होगा। इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्टर देन किससे? बैकवर्ड रिएक्शन। के फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बैकवर्ड रिएक्शन से क्या होगा? फास्ट होगा। अब क्यों होगा? क्यों होगा? वाई? ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्ट करने की रफ्तार कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। इनिशियल स्टेजेस पे जब रिएक्शन शुरू हो रहा होगा तो उस वक्त किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा? रिएक्टेंट की। तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। बैकवर्ड रिएक्शन will be slower than फॉरवर्ड रिएक्शन। तो शुरुआत में यही चीज दिखाई देगी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो तेज होगा और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो स्लो होगा। डिफरेंस किस में होगा? कंसंट्रेशन में। तो इसको जरा फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि ए रिएक्टेंट है, बी जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो विथ द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा? विथ द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे 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 वक्त गुजरता जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज। कि वक्त गुजरने के साथ क्या होगा? ए की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? कम। बी की क्या होती जाएगी? ज्यादा। तो फिर क्या होगा? तो विथ लैप्स ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन becomes slower and slower, becomes slower and slower। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, बीते हुए वक्त के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो से स्लो होता जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वक्त गुजरने से कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है स्लो हो रहा है तो और क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फास्टर। बैकवर्ड रिएक्शन
will be faster than forward reaction. So the backward reaction will be faster and faster जैसे जैसे वक्त गुजरता गया। ठीक है, तो भाई पहले पहले क्या था, फॉरवर्ड की स्पीड ज्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, फॉरवर्ड की कम हो रही है या बैकवर्ड की तेज हो रही है, दोनों सही है, फॉरवर्ड की कम हो रही है, बैकवर्ड की ज्यादा हो रही है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में एक पॉइंट आएगी, एक स्टेज आएगा, एक टाइम आएगा जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाएगी। हम उस स्टेज को जिस स्टेज पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाएगी, उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, केमिकल स्टेज। तो a stage will reach at which rate of forward reaction becomes equal to backward reaction। इस स्टेज को क्या कहेंगे बेटा, इस स्टेज को क्या कहेंगे, इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, चले भाई, तो व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? A chemical equilibrium is a state in a reversible reaction at which rate of forward reaction becomes equal to किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेज आएगी जिस स्टेज पे अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट सेम हो रहे हैं, यानी फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट जो है, अगर फॉरवर्ड रेट जो है वो सेम हो जाए बैकवर्ड रेट से, इस इक्विलिब्रियम को, इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, केमिकल। ठीक है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश हो जाता है, जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो क्या चीजें सेम रहती हैं और क्या चीजें विद लैप्स ऑफ टाइम चेंज हो सकती हैं। तो एज लॉन्ग एज chemical equilibrium is established, chemical equilibrium is established, कि जब तक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो क्या होगा, नंबर वन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा किसके, इक्वल टू होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक बात ये हो गई, ठीक है। उसके बाद नंबर टू, concentration of reactant is equal to concentration of product। देखिए इसमें ये बात सही है, ये बात गलत है। कंसंट्रेशन इक्वल टू नहीं होती, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। यानी पहले क्या होगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, पर जैसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा
तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार क्या है, सेम है। मतलब क्या हुआ कि जिस रफ्तार से ए डिसअपियर हो रहा है उसी रफ्तार से बी अपीयर हो रहा है, बी डिसअपियर हो रहा है, ए अपीयर हो रहा है। तो ए और बी की यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, वो वक्त गुजरने के साथ चेंज नहीं होती, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। पर ये नहीं है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा बराबर होगी किसके प्रोडक्ट, किसी किसी रिएक्शन में हो सकता है। अगर आपके पास Kc इज इक्वल टू 1 आता है, Kc का वैल्यू क्या आता है, Kc कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से डिवाइड करते हैं। तो अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा सेम होती तो Kc का वैल्यू सिर्फ क्या आता, 1 है। पर Kc का वैल्यू तो 0.5 भी होता है, 0.1 भी होता है, पावर माइनस भी होता है, प्लस भी होता है। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे सेम नहीं होती, बल्कि क्या होती है, कांस्टेंट। तो तीसरी बात अगर कहें तो क्या होगा कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखनी है कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम और प्रेशर ओनली फॉर गैसियस रिएक्टेंट। अगर आपके पास गैसियस रिएक्टेंट हैं तो इनका इफेक्ट होगा, इनका इफेक्ट होगा। अगर आपके पास लिक्विड है या अगर आपके पास सॉलिड रिएक्टेंट है तो लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल ऑलरेडी एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो प्रेशर चेंज करने से सॉलिड की कंसंट्रेशन में तो कोई कमी नहीं आएगी, या नहीं कोई इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। लिक्विड में बहुत ही माइन्यूट इफेक्ट होगा जिसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। पर गैसेज के केस में प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम में बहुत बड़ी चेंज आती है। अब कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, कंसंट्रेशन होती है मोलर कंसंट्रेशन, यानी हम मोल्स को डीएम क्यूब यानी वॉल्यूम से क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इन केस ऑफ गैस हमने देखा है कि जो वॉल्यूम है डीएम क्यूब, प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम हाफ हो जाता है, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाने से अगर वॉल्यूम आप डबल करते हो तो आप क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। तो प्रेशर हाफ करने से कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, प्रेशर बढ़ाने से कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन केस ऑफ गैसेस और लिक्विड और सॉलिड में ये फार्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। हेलो, वालेकुम, जी जी, पता हलन था करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या होगा कि ये सारी चीजें, अच्छा उसके बाद कलर, डेंसिटी एंड अदर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। अदर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। तो अगर आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है और आप उसका प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, कंसंट्रेशन किसी की भी चेंज नहीं करते तो रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। अगर आप इनमें से कोई भी एक फैक्टर क्या करते हो, चेंज करते हो, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या फिर बैकवर्ड, ताकि जो आपने चेंज की है उस चेंज के नतीजे में जो होना है वो हो जाए, इक्विलिब्रियम वापस रिस्टोर हो जाए, ठीक है। इसके बाद द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द पोजीशन ऑफ equilibrium is not disturbed by भाई कौन सी कंडीशन है जिसपे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगी। नंबर 1, चेंजिंग प्रेशर फॉर गैसियस फॉर लिक्विड एंड सॉलिड रिएक्टेंट्स। कि अगर आपके पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है और आप प्रेशर चेंज करते हैं, अगर आपके पास इक्विलिब्रियम किसका है, अगर आपके पास इक्विलिब्रियम लिक्विड और सॉलिड का है
तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ किस पे होता है? ज्यादा जो होता है, यानी नोटिसेबल जो इफेक्ट होता है वो गैसेस पे। लिक्विड और सॉलिड पे यानी इतना नहीं होता कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कोई बहुत बड़ा भूचाल आ जाए या कोई चेंज हो जाए। ठीक है। दूसरी बात, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कि अगर आप कोई रिएक्शन हो रहा है, भाई मान लें कि ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, सी कैटलिस्ट, ठीक है, तो कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होगा? कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों नहीं करेगा? देखें, कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। जाहिर हम अगर कैटलिस्ट यूज करते हैं तो वो तो करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ताकि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए? चेंज हो जाए, सॉरी फास्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होता है तो केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिस्टर्ब होना चाहिए, पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना ज्यादा या जितना जल्दी प्रोडक्ट बनेगी तो प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट है किसका? बैकवर्ड रिएक्शन का। तो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा उसी वक्त उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन भी तेज हो जाएगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन भी तो ऑल ऑफ सडन बढ़ रही है। तो सडन चेंज इन कंसंट्रेशन से सडन इंक्रीज इन रेट भी आएगा। तो जैसे रिएक्टेंट जल्दी रिएक्ट करके प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा तो प्रोडक्ट जल्दी रिएक्ट करके रिएक्टेंट वापस ज्यादा बनाएगा। तो कैटलिस्ट ओवरऑल इसलिए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि जितनी वो फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाएगा एग्जैक्टली उतनी बैकवर्ड की ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। हमने जो कैटलिस्ट यूज किया है वो सिर्फ किसके लिए किया है? फॉरवर्ड के लिए। बैकवर्ड खुद ब खुद हो जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, कैटलिस्ट नहीं करेगा। पर क्योंकि जैसे ही कंसंट्रेशन बी की जल्दी बनेगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो, ज्यादा हो जाएगी। सॉरी, ठीक है। तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज इट स्पीड अप बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन in same extent or in equal extent। ये फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार भी बढ़ाएगा, बैकवर्ड भी इक्वल एक्सटेंट में बढ़ाएगा, इसलिए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगी। नंबर 3, इंट्रोडक्शन ऑफ नोबल गैस। अगर आप इसमें क्या करते हैं कि नोबल गैस ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने हीलियम डाल दिया, तो क्या हीलियम ए या बी से रिएक्ट करेगी? नहीं करेगी। जब हीलियम किसी से रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है, तो ना फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार डिस्टर्ब होगी ना बैकवर्ड रिएक्शन की। तो बाय मेकिंग दीज चेंजेस विल नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज हो सकती है अगर आप प्रेशर चेंज करें इन गैसियस रिएक्टेंट, आप टेम्परेचर चेंज करें, आप वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर चेंज करें, आप कंसंट्रेशन चेंज करें, या कोई भी मिलता जुलता फैक्टर जो है वो चेंज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम अपनी पोजीशन में नहीं रहेगा। यानी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम is disturbed by किससे? नंबर 1 प्रेशर। अब ये रिपीट नहीं करते, प्रेशर फॉर गैसेस के लिक्विड सॉलिड, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम और प्रेशर का इफेक्ट एक ही होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये फैक्टर हैं, अगर आप इनको किसी भी वक्त चेंज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी का यहाँ पे रोल नहीं होगा, ठीक है। तो ये फैक्टर चेंज करने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी का मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट चेंज करता है, पर कैटलिस्ट जो है अगर फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करता है
तो बैकवर्ड की रफ्तार जो है उसकी कंसंट्रेशन की बिना पे बढ़ जाती है, इसलिए इसमें नहीं हुआ। दूसरी बात कि कंडीशंस क्या है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश की होने की, कंडीशन टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। नंबर पहली बात कि इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज कंटेनर में एस्टेब्लिश होता है। ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। क्यों? कि मान लें कि आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस है, तो गैस उड़ जाएगी। अब हर किसी के उड़ने की रफ्तार जो है डिपेंड जो है उसके मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में कोई उड़ रहा है। अगर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो लिक्विड है, तो लिक्विड की वोलेटिलिटी में फर्क होता है। एक लिक्विड जिस रेट पे उसके वेपर्स बन रहे हैं, पॉसिबल है कि दूसरे के उससे स्लो बनेंगे या पहले वाले से फास्ट बनेंगे। तो इन आइदर केस क्या होगा, इन आइदर केस जो है कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं रह पाएगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। तो कंडीशन ये है कि पहली बात कि अगर आप इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपके पास एक बंद डिब्बा होना चाहिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए, ओपन कंटेनर में नहीं हो सकता। दूसरी बात, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। नंबर तीसरी बात, केमिकल इक्विलिब्रियम can be established from any side, established from either reactant or product side, from either reactant or product side। आप इक्विलिब्रियम को किसी भी डायरेक्शन से एस्टेब्लिश करा सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। तो इस बात को समझने के लिए पहली बात ये कि डायनामिक होता है। देखें, ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो कोलियन मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि रिएक्शन तब होता है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे। तो कोलियन में क्या होगी, मूवमेंट होगी कि ये स्टेशनरी होंगी। तो दो प्रोसेस हो रहे हैं इक्वल बट अपोजिट रेट, अपोजिट डायरेक्शन में। रेट इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर दो अपोजिट प्रोसेस इक्वल रेट पे होंगे तो इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। अगर बॉडीज रेस्ट में होंगी, उनमें इक्विलिब्रियम होगा तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, मान लें कि ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। आपने क्या किया कि माइनस प्रोडक्ट कर ली, ठीक है। इक्विलिब्रियम थे, इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टेब्लिश था। आपने क्या किया कि प्रोडक्ट जो है वो निकाल दिया, निकाल दी तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम कहां से एस्टेब्लिश होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपने क्या किया, ठीक है, कि आपने प्लस बी कर दिया, आपने बी की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। बी की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो एक की क्या हो गई, कम हो गई। तो बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इक्विलिब्रियम कहां से एस्टेब्लिश होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन से। तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी एस्टेब्लिश हो सकता है और बैकवर्ड से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी केमिकल इक्विलिब्रियम के सिलसिले में कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम किन कंडीशन पे इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन रहेगी, कौन सी कंडीशन है जिसको चेंज करने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कौन सी कंडीशन है जिनको चेंज करने से केमिकल इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है, ठीक है। और केमिकल इक्विलिब्रियम की टाइप क्या है और केमिकल इक्विलिब्रियम कब, कंडीशन कौन सी है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, एक और चीज जो बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई ये रिएक्शन कलर है किसका,
ये रिएक्शन कलर है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन 2HI। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब हाइड्रोजन जो है वो कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं। ठीक है, आयोडीन जो है वो पर्पल होता है। आयोडीन क्या होता है? पर्पल होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो कलरलेस है। बस थोड़ा सा अभी जो आपने सीखा है उस हिसाब से बताएं कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो ये जो पर्पल कलर है ये क्या होना चाहिए? चेंज हो, कलरलेस होगा या नहीं होगा? क्या होगा यहाँ पे? इसको क्या होना चाहिए? ये क्या हो जाएगा? थोड़ा फीका पड़ जाएगा। वाई फीका पड़ जाएगा क्योंकि ये तो कलरलेस है। तो जब रिएक्शन होगा तो आयोडीन कंज्यूम होगा, जितना आयोडीन कंज्यूम होगा कलर फीका पड़ता जाएगा। तो पहले इसका कलर फीका पड़ता जाएगा, प्रोडक्ट बनती जाएगी, प्रोडक्ट बनती जाएगा। प्रोडक्ट कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है। पर बात ये करें कि इक्विलिब्रियम, ये कलर किसका होगा? इक्विलिब्रियम का होगा। ये कलर किसका होगा? इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मिक्सचर का। क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो एक क्लोज कंटेनर में स्टेब्लिश होता है, तो उसी में रिएक्टेंट भी होंगे, उसी में प्रोडक्ट होंगे। तो शुरुआत में जो कलर होगा वो क्या होगा? डार्क होगा। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एंड ना कहें तो ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम ये होगा कि काफी सारी अमाउंट जो इसकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। तो प्रोडक्ट तो कलरलेस है, तो कलरलेस और ये डार्क कलर को क्या करेगा? फेड करेगा। तो आपको इक्विलिब्रियम पे जो कलर मिलेगा वो क्या मिलेगा? फेड कलर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, अब लास्ट इक्विलिब्रियम क्या कहता है? तो इसको अगले पेज पे ले जाते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन। दो साइंटिस्ट थे, पीटर गुल्डबर्ग एंड वेज सब्जी इन 1864। काम क्या था इनका? अब पुराने टाइम में कंसंट्रेशन को एक्टिव मास कहते थे। पुराने वक्त में यानी इनके पीरियड में कंसंट्रेशन को क्या कहते थे? एक्टिव मास। एक्टिव मास मींस मोलर कंसंट्रेशन, जिसको अभी आप मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी कहते हो, उसका उस वक्त जो है क्या नाम था? एक्टिव मास। ठीक है, तो इनका काम क्या था? दे शोड effect of एक्टिव मास। एक्टिव मास को अभी क्या कहते हैं? मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी मोल पर डीएम क्यूब आर मोल पर लीटर, लीटर और पादर जो भी लिखे दोनों कहते हैं। ठीक है, तो एक्टिव मास का उस वक्त नाम था मोलर कंसंट्रेशन। इनका काम क्या था कि दे शोड इफेक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑन द रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑन द रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, कि इन्होंने रिवर्सिबल रिएक्शन पे एक्टिव मास यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या इफेक्ट होगा वो इन्होंने हमें बताया था। कैसे बताया था? स्टेटमेंट में देखते हैं। इनकी स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं, तो अगर मैं पार्ट वाइज लिखूं थोड़ा आपको समझाने के लिए, तो फर्स्ट पार्ट इसका ये है कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, सब्सटेंस यानी अब ओनली वन सब्सटेंस यानी या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। ठीक है, वन द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट is directly proportional to its active mass, is directly proportional to its active mass। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रिएक्टेंट है
उसके रिएक्ट करने की जो रफ्तार है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी एक सब्सटेंस के रिएक्ट करने की रफ्तार का उसी की कंसंट्रेशन से। यानी एक ही रिएक्टेंट है अगर आपके पास, तो रिएक्टेंट एक जो रिएक्टेंट है, ठीक है, उसके रिएक्ट करने की रफ्तार उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट भी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट ये है, नंबर 2, while the rate of reaction is proportional to product of active masses of all reactants, product of active masses of all reactants। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं, अगर आपके रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट हैं, दो, तो एक ही रिएक्ट करने की रफ्तार एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। डी के रिएक्ट करने की रफ्तार, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब ये तो था फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट कहता है कि पूरे रिएक्शन की रफ्तार। अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में दो रिएक्टेंट, कौन कौन से, ए और बी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, अब यहां पे था खाली एक रिएक्टेंट, तो रेट ऑफ ए की कंसंट्रेशन पे, रेट ऑफ बी की कंसंट्रेशन पे, पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट यानी ए की कंसंट्रेशन इनटू बी की कंसंट्रेशन, यानी पूरे रिएक्शन की रफ्तार। अब जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी एक्टिव मास को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी स्टेटमेंट थी। इसके दो पार्ट हैं। नंबर पहला पार्ट क्या है कि एक सब्सटेंस की रिएक्ट करने की रफ्तार उसकी कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पूरे रिएक्शन की रफ्तार जितने भी रिएक्टेंट हैं, अगर एक ही रिएक्टेंट है तो फिर एक ही होगा, अगर दो रिएक्टेंट हैं तो दोनों रिएक्टेंट की एक्टिव मास को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। मान लें इस लॉ के हिसाब से अगर आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, कैसे समझने की कोशिश करें, हमारे पास ए प्लस बी, सी प्लस डी है। हम विथ रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड रिएक्शन बात करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेस्पेक्ट पे बात करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि इसकी कंसंट्रेशन डबल की, ठीक है, इसकी सेम रखी, तो रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, डबल। देखिए हमने इसकी कंसंट्रेशन पहले 1 थी तो रेट 1 था, अब हमने इसकी कंसंट्रेशन डबल की तो रेट कितना हो गया, 2। यानी ये, उसके बाद हमने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन भी डबल की, इसकी कंसंट्रेशन भी डबल की, रेट कितनी मरतबा बढ़ जाएगा, 4 टाइम। हमने इसकी कंसंट्रेशन हाफ की, इसकी कंसंट्रेशन डबल की, रेट कितना हो जाएगा, सेम रहेगा, क्योंकि इसकी हाफ करने से रेट हाफ हुआ, इसकी डबल करने से रेट डबल हुआ, तो इनको आपस में करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1। हमने क्या किया कि इसकी थ्राइस की, इसकी डबल की, रेट कितना बढ़ जाएगा, 6 टाइम। ठीक है, यही इनका मानना था कि अगर एक ही रिएक्टेंट है, उसके रिएक्टेंट, यानी अगर हम एक ही बात करते हैं तो एक ही कंसंट्रेशन डबल की है, तो ए के रिएक्ट करने की रफ्तार क्या हो जाएगी, डबल। बी की वही रहेगी क्योंकि बी की हमने चेंज नहीं की। यहां पे हमने क्या किया कि ए की भी डबल की, बी की भी डबल की, तो लॉ कहता है कि रेट जो है दोनों की कंसंट्रेशन के इफेक्ट को आप मल्टीप्लाई करो, एक की डबल की दूसरे की भी डबल की, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। यानी रिएक्शन ऐसा नहीं कि खाली डबल होगा, रिएक्शन जो है एक ने डबल किया दूसरे ने भी डबल किया, तो इफेक्ट जो होगा 2 इंटू 2, यानी कितने मरतबा होगा, 4 में। ये बात समझ आ रही है बेटा, ये बात समझ आ रही है, इसमें कोई इशू। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि भाई जो एक्टिव मास है इसका मतलब क्या है। एक्टिव मास मीन्स मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद एक्टिव मास
is placed in square bracket, is placed in स्क्वायर ब्रैकेट। आप क्या करोगे कि कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में रखोगे। दूसरी बात, कोएफिशिएंट्स जो आप यूज करते हो, कोएफिशिएंट्स यूज्ड टू बैलेंस इक्वेशन, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर रेज्ड ओवर स्क्वायर ब्रैकेट। तो भाई अगर आप इस तरह से है कि a+2b है और c है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि a की कंसंट्रेशन इस तरह से ही रहेगी, b की कंसंट्रेशन में क्या करोगे, पावर में 2 हो जाएगा, c पे कुछ नहीं है तो c का मोल ऐसे ही है। यानी ये जो बैलेंस इक्वेशन करने के लिए जो हम कोएफिशिएंट लगाते हैं वो कहां चला जाएगा, वो पावर में से, वो कहां चला जाएगा, पावर में। तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर लीटर। और एक्टिव मास को ही हम क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में रखने के बाद जो हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कोएफिशिएंट यूज करेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जाके क्या लगेंगे, पावर लगेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या चीज है कि हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, कि हमारे पास एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसको कंसीडर करते हैं। उसमें क्या है कि a प्लस बी बना क्या है, c प्लस डी। अब ये छोटे और बड़ों का मकसद क्या है भाई, देखिए a b c d आर कोएफिशिएंट्स। ये क्या है, ये कोएफिशिएंट्स हैं जो हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। तो ए बी सी एंड डी ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स है। ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन करने के लिए जो कोएफिशिएंट है वो एबीसी, और एबीसीडी जो आपके हैं वो रिएक्टेंट है। ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट कहां जाएंगे, जब इक्वेशन बनाएंगे तो ऊपर जाएंगे। तो क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इसमें दो रिएक्शन है। कौन कौन से भाई, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अभी हमने बोला था या पढ़ा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन के कितने रिएक्शन है, दो हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए, स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, ए को क्या लगाएंगे, पावर। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी का पावर क्या होगा, बी। दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अगर प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं तो इधर लगाएंगे के एफ। के एफ इज व्हाट, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये प्रोपोर्शनलिटी खत्म की हमने, ए का पावर ए होगा, बी का पावर बी होगा। तो सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी कैपिटल पावर सी स्मॉल, कंसंट्रेशन ऑफ डी डी स्मॉल। ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे, क्या हो जाएगा, के बी। के बी इज द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो सी कैपिटल सी स्मॉल और डी कैपिटल डी स्मॉल एक्सपोनेंट में आ जाएगा। ठीक है। अब जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। ठीक है। तो भाई फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन कौन सी बनाई हमने, ये। बैकवर्ड की कौन सी है, ये। तो इधर फॉरवर्ड की लिखेंगे, इधर बैकवर्ड की लिखेंगे, लिखें भाई। तो फॉरवर्ड की क्या चीज है कि के एफ
ए पावर ए इंटू बी, बी पावर बी इक्वल्स टू के बी, सी पावर सी इंटू डी पावर, यहां तक ओके? ठीक है। अब देखें, अगर हम इस तरह से करते हैं कि हम क्या करें कि इस कंसंट्रेशन को जो है इसको इधर ले आए और ये जो कंसंट्रेशन है इसको इस साइड पे ले जाएं, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी किस तरह से, के एफ पान के बी, यानी ये जो आपका के बी है इस साइड पे लाएं तो के एफ से क्या करेगा डिवाइड, और ये कंसंट्रेशन इस साइड पे ले जाएं तो सी और डी ऊपर रहेंगे, सी पावर सी इंटू डी पावर डी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए पावर ए इंटू बी पावर बी। ठीक है। अगर इसको और कहें तो हम क्या कहेंगे कि हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से क्या करें, डिवाइड करें, यही होगा। तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। कैसे डिफाइन करेंगे, देयर आर टू वेज। केमिकल इक्विलिब्रियम को आप कैसे डिफाइन करेंगे, दो वेज हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम और इसको हम कहेंगे केसी। क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, केसी। ठीक है, केसी को डिफाइन कैसे करेंगे कि केसी इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। कि जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा उस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दोनों सेम होंगे, सेम नहीं बल्कि कांस्टेंट होंगे। उसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो रेशियो आएगा उसको हम केसी कहेंगे, या अदर वर्ड में कैसे कहेंगे, केसी इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो उसको हम क्या कहेंगे, केसी कहेंगे। तो केसी को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट and can be defined as, कैसे डिफाइन करें इसको, the ratio of molar concentration of product and molar concentration of reactants, molar concentration of reactants at equilibrium, reactants at equilibrium। इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टोटल कितनी है, सारे प्रोडक्ट मोल्स मिला के, रिएक्टेंट की कितनी है, और इसको हम क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आपका जो केसी होगा वो क्या होता है कि इट इज अ रेशियो ऑफ व्हाट, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर, या क्या होगा, ऊपर वाली डेफिनेशन क्या है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड करें, जो रेशियो आएगा इक्विलिब्रियम पे उसको हम कैसी कहेंगे। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है या इक्विलिब्रियम है, आप उसको रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यूसी भी कह सकते हैं। क्यूसी, कैसी क्यूसी क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अभी आप जाएं, ब्रेक करें।